ओके जी, हम पढ़ रहे थे आपका अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 अकाउंट्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, और हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी, कुछ हम आज पढ़ के उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 या 4 जर्नल एंट्रीज हैं जो आप लोगों ने सीखनी है फिल वक्त के लिए, सिर्फ शेयर्स के लिए। हमने पढ़ी थी जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, साथ में आपके प्रमोटर्स की, शेयर होल्डर्स की और डायरेक्टर्स की। साथ ही साथ हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी देख ली थी। स्लाइड पहले इसकी मैंने प्रिपेयर नहीं की हुई थी, अब मैंने रात को बैठ के इसकी पूरी स्लाइड प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमने पढ़ी थी जी काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में भी आगे हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी। आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी, उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी थी, और लास्ट पे थी जी आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेप्स पढ़े थे जी। इनकॉर्पोरेशन यानी प्रमोशन थी सबसे पहले, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन थी, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और लास्ट पे लेटर टू कमेंस या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था। प्रमोशन की स्टेज में भी हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे जी, ऑलमोस्ट 5 या 6 पॉइंट थे। डिस्कवरी ऑफ बिजनेस थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोजेक्ट थी, फिर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, और लास्ट में रोड मैप था और फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस थी। इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में आपने अपनी तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी थी, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना था, और जब आपका पेड अप कैपिटल पूरा हो जाना था तब आपको लेटर टू कमेंस या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाना था। उसके बाद हमने डिस्कस की थी जी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। ये सब चीज़ें आप लोगों ने कॉमर्स में पहले पढ़ी हुई हैं, बट आप लोगों को रिवाइज कराने का पर्पज़ ये था ताकि आपको एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। आपकी जो कंपनी की डॉक्यूमेंट्स थी जी, 3 डॉक्यूमेंट्स होती हैं आपकी, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी 3 हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रॉस्पेक्टस। उर्दू वालों ने पढ़ा होगा जी कंपनी का आइन, पेशनामा और कवायद ज़वाबित। ये वही हैं जी तीनों चीज़ें। मेमोरेंडम में आपकी 6 क्लॉजेज आती हैं। आपकी नेम क्लॉज आएगी, सब्जेक्ट क्लॉज आएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लॉज आएगी, लाइबिलिटी क्लॉज आएगी, सिचुएशन क्लॉज थी, और लास्ट पे थी कैपिटल क्लॉज, और आखिरी थी सब्सक्रिप्शन क्लॉज। फिर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जी जिसमें आपकी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स या मैटर्स को डिस्कस किया जाता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, उनको अपॉइंट कौन करेगा, वोट कैसे करेंगे, डिविडेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर डिविडेंड देना है तो किस मेथड के थ्रू देना है और कितना देना है। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपके कैशियर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, इन शॉर्ट आपकी कंपनी के अंदरूनी जितने मामला हैं सबको कैसे डिस्कस करना है, उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। लास्ट होती है जी आपकी प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। प्रोस्पेक्टस या पेशनामा कंपनी की वो डॉक्यूमेंट होती है जिसके थ्रू आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आके हमारे शेयर्स परचेज करें। मैंने पहले भी बताया था, इसमें कंपनी अपना विजन लिखती है, मिशन लिखती है कि जी उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है 1 साल के लिए, और उसके लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। साथ ही साथ वो ये लिखती है जी कि उसकी अगर तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी पहली दफ़ा ऑफर कर रही है लोगों को, तो वो अपने पूरा डिटेल बता देगी जी कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ या मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं। लेकिन अगर पहले से मौजूद कंपनी है और वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है तो वो अपने पिछले 1-2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसमें डालेगी। उसके बाद हमने शेयर कैपिटल की टाइप्स पढ़ी थी जी। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप एंड रिजर्व कैपिटल। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है जी वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि शेयर की वैल्यू कितनी किस्म की हो सकती है या कौन कौन सी हो सकती है। तो 3 टाइप्स हैं जिसकी। सबसे पहली वैल्यू होती है पार वैल्यू। अब जिस तरह हमने पढ़ा था ना फेस वैल्यू के, द वैल्यू विच इज रिटर्न और प्रिंटेड ऑन एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, या कोई भी एसेट पे जो चीज़ या किसी भी गुड पे जो चीज़ लिखी होती है उसको आपकी पार वैल्यू कहा जाता है। इसी तरह वो कह रहे थे द वैल्यू विच इज असाइंड टू अ यूनिट ऑफ शेयर इज कॉल्ड पार वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। उसे कहे जी वो वैल्यू जो किसी भी शेयर को असाइन कर दी गई है, अलॉट कर दी गई है या उसके ऊपर मेंशन कर दी गई है। जिस तरह आपके प्राइस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है जी ये 100 रुपये का है, ये 200 का है, ये 500 का है, ये 1000 का है। तो वो जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसके फेस पे यानी उसके माथे पे जो वैल्यू लिखी है उसको आपकी पार वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। पहली तो हो गई ये। उसके बाद वो कहता है जी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है जी, उर्दू में कहीं इसको एक्सप्लेन करें तो उसने कहा जी किताबी कीमत या हिसाबी कीमत। कहता है जी वो वैल्यू जो आपके एसेट्स की या शेयर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई है वो शेयर बुक वैल्यू कहलाती है शेयर्स की।
ठीक है जी, वो वैल्यू जिस पे आपके शेयर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है उसे बुक वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। कहते हैं जी किस तरह से ऑब्टेन की जाती है या आपकी बुक वैल्यू पार वैल्यू से कैसे चेंज हो सकती है। तो हमने कहा था जी हर साल जितना प्रॉफिट होगा वो आप कैपिटल को चार्ज कर देंगे, या आपका जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी आपने कैपिटल को ही चार्ज करना है। एग्जाम्पल मैं ये दे रही थी, कंपनी जब बनी थी उसका कैपिटल था 1 लाख रुपया सपोज, और उसके पर शेयर की वैल्यू थी, मतलब उसके 1,000 या 10,000 शेयर्स थे, तो पर वैल्यू शेयर बनी ऑलमोस्ट 10 रुपये, यानी 1 लाख कैपिटल है और टोटल 10,000 शेयर्स थे, तो पर शेयर वैल्यू पार वैल्यू बनी 10 रुपये। सपोज पहले साल से प्रॉफिट हुआ 10,000 का। अब इसको मैं एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, एक मिनट वो चेंज कर लूं। हम अपने स्लाइड पे उसने कहा कि द वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल, सॉरी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मैं कह रही हूँ जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उसका शेयर कैपिटल था 1 लाख रुपया और नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो तकरीबन 10,000 थे सपोज। आपकी शेयर की पार वैल्यू क्या बनी, ये बनी आपकी पार वैल्यू 10 रुपये। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जी ये पार वैल्यू आई मेरी 10 रुपीज। लेकिन अगले साल वो कह रहा है जी 10,000 का प्रॉफिट हुआ और आपके कैपिटल को चार्ज कर दिया गया, तो वो जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और हमने कैपिटल को चार्ज कर दिया है वो कितना बन गया, 1 लाख पहले था आपका कैपिटल, उसमें जमा हो गया मजीद 10,000। अब आपका कैपिटल कितना बन गया जी, 1,10,000। 1,10,000 को वो कहता है जी आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, यानी 10,000 से आपका शेयर जो पर शेयर वैल्यू या बुक वैल्यू अब आ जाएगी 11 रुपये, यानी वही शेयर जो पहले 10 रुपये का था अब आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी और वो 11 रुपये का हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला, पार वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस समझ आ गया तुम दोनों को। इफरा सबा तुम लोगों से पूछ रही, इधर कोई और है जिससे मैं पूछूं जी मिस आ गई है समझ। कि आपकी पार वैल्यू और बुक वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आपकी बुक्स में जिस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड हुआ वो सेम हो सकती है, लेकिन ये ज्यादा होने की बजाय यानी 11 रुपये होने की बजाय अगर पिछले साल लॉस हो जाता और 90,000 रुपये आपका कैपिटल रह जाता तो वो वैल्यू कम भी हो सकती थी। थर्ड वाली वो जो वैल्यू है जी वो है मार्केट वैल्यू। उसने क्या है, उसने कहा है ठीक है जी, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है एसेट की या शेयर की जिस पे वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब वो कौन सी मार्केट है जी, मार्केट है आपकी स्टॉक एक्सचेंज, या स्टॉक एक्सचेंज की जो होती है वैल्यूज जो उसमें ट्रेड की जाती हैं उसको आपकी मार्केट वैल्यू कहा जाता है। अब ये भी या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है या बहुत कम हो सकती है, ये डिपेंड करती है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। और बेस या बेंचमार्क है आपका पार वैल्यू, एसेट की वैल्यू उससे डिक्रीज नहीं करनी चाहिए। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है तो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी है, यानी माली हालात अच्छे हैं, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, लोगों को डिविडेंड दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है, आपकी वो मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी की पोजीशन और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो मार्केट में वैल्यू उसकी डाउन भी हो सकती है। तो तीनों वैल्यूज में ये डिफरेंस ही, पार वैल्यू जो उसके ऊपर मेंशन है, बुक वैल्यू जिस पे आपका शेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली जो उसकी वैल्यू बनती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। एंड थर्ड वैल्यू है जी जिस पे आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं या मार्केट में वो शेयर ट्रेड हो रहा है वो आपकी
मार्केट प्राइस कहलाती है। अब वो कहता है जी इशुएंस ऑफ शेयर का प्रोसीजर क्या है कि आप कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। तो उसने कहा है जी जब आपको कहा जाता है कि अपना प्रॉस्पेक्टस इशू कर दें, यानी कंपनी को कहा गया जी मेमोरेंडम बनाएं, आर्टिकल बनाएं और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया और साथ ही साथ ये कहा गया जी कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपना प्रॉस्पेक्टस भी इशू कर दे, और कंपनी ने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, जब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया तो आपकी जो जनरल पब्लिक थी जिसने शेयर परचेज करने थे वो प्रॉस्पेक्टस खरीदेगी। जिस तरह आप लोगों ने एडमिशन लेना होता है, आप कैंपस जाते हैं और क्या करते हैं जी, कुछ फ़ीस सबमिट कराते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन की कह लें या आप उस प्रॉस्पेक्टस की फ़ीस सबमिट कराते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं कि फॉर्म भी ले आते हैं। उसी प्रॉस्पेक्टस के साथ ही आपका वो एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म होता है। सेम इज़ द केस विद शेयर होल्डर। उन्होंने क्या करना है, जिसने एप्लीकेशन देनी है वो प्रॉस्पेक्टस खरीदेगा, और प्रॉस्पेक्टस कंपनी से कभी भी नहीं खरीदे जाते। हर कंपनी का एक नॉमिनेटेड बैंक होता है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी, इश्तहार दिया और साथ ही साथ ये कहा जी फलां फलां बैंक से जाके फॉर्म लेने। अब जो आपके कह लीजिए जनरल पब्लिक है जो विलिंग है आपके शेयर्स परचेज करने के लिए, वो क्या करेंगे जी, उस बैंक के पास जाएंगे, वहाँ से वो प्रॉस्पेक्टस या एप्लीकेशन फॉर्म खरीदेंगे, उसको फिलअप करेंगे और जितनी अमाउंट के शेयर्स खरीदने उन्होंने वो अमाउंट भी साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के बैंक में जमा करवाएंगे और आ जाएंगे। अब भी सिर्फ और सिर्फ वो एप्लीकेशन दे रहे हैं और साथ में उन्होंने वो पैसे दे दिए जितने के वो शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ उसने लिख दिया जी आफ्टर द इशुएंस ऑफ prospectus जनरल पब्लिक सबमिट द शेयर एप्लीकेशन विद द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड शेयर्स जितने वो परचेज करना चाहती हैं टू द स्पेसिफाइड बैंक्स विच आर ऑथराइज्ड बाय द कंपनी। ओके जी, उसके बाद क्या हुआ, जब लास्ट डेट हो गई तो कंपनी ने क्या करना है जी, कलेक्ट्स द अमाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन फ्रॉम दोज बैंक। कहते हैं जी जब लास्ट डेट गुजर गई, मतलब सपोज आपने कंपनी ने इश्तिहार दिया था 1 जनवरी को और कहा था जी आखिरी तारीख सब्सक्राइब करने की या एप्लीकेशन रिसीव करने की या सबमिट कराने की 31 मार्च थी। तो हमने 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने बाद कंपनी उन्हीं बैंक्स के पास जाएगी, अपना बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, मतलब जो भी कैश उन्होंने जमा कराया है वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी या पहले से उसमें होगा, और साथ ही साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी ले आएगी। अब वो कहते हैं कि जब कंपनी लेके आएंगी तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सपोज कंपनी ने ये कहा कि हम 1 लाख के शेयर्स इशू करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन, जिस तरह यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास हो सकता है नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी कि 100 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपको 110 बच्चों की आ जाए। तो कहता है जी जब आपके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शेयर से या आपके ऑफर्ड अमाउंट ऑफ शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको आ जाती हैं, मतलब आपने 1 लाख के शेयर देने थे, एप्लीकेशन 1,10,000 की आ गई, तो वो जो 10,000 ऊपर की आई हैं, मतलब 10,000 की अमाउंट से एक्सीड कर गई हैं, वो आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है जी, व्हेन वी रिसीव्ड या इफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड मोर देन द ऑफर्ड अमाउंट ऑफ शेयर देन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और उस केस में क्या होता है जी, जो आपकी 10,000 की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आई हैं आपके पास, यानी जिस जो 10 बच्चों ने ज़्यादा आपको एडमिशन के लिए फॉर्म्स किए हैं आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, वहाँ पे तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वाले रीपे नहीं करते, बट कंपनी ने क्या करना है जी, उनके वो एप्लीकेशन वापस करके साथ ही साथ उनको वो 10,000 रुपये भी वापस कर देना है। दूसरा केस क्या हो सकता है जी, आपने 1 लाख शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब कहा था, जनरल पब्लिक को ऑफ़र की थी, लेकिन वो 1 लाख भी पूरी नहीं हुई, आपके पास एप्लीकेशन आई 80,000 की, यानी आपकी रिक्वायर्ड या ऑफर्ड अमाउंट ऑफ शेयर से जब लेस एप्लीकेशन आती हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, यानी आपके रिक्वायर्ड अमाउंट से कम की एप्लीकेशन आई हैं। फिर वही बच्चों वाली एग्जांपल, 100 सीट्स है कैंपस में, आपने ऑफ़र किया है जी 100 बच्चा एडमिशन ले सकता है किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन 100 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 80 एडमिशन आए हैं, तो वो जो 20 का गैप है यानी कम आए हैं वो आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगी। तो वो कहता है जी उस केस में आपके अंडर राइटर्स जो है वो कंपनी की मदद करते हैं। अब अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा दूँगी कि अंडर राइटर्स होते कौन हैं। अंडर राइटर कोई भी ऐसा शख्स या इदारा होता है जो आपकी कंपनी को ये कहता है जी कि आप शेयर्स ऑफ़र करें जनरल पब्लिक को,
अगर वो जनरल पब्लिक ने आपके शेयर ना खरीदे तो मैं वो सारा रिस्क लूंगा और आपकी कंपनी के शेयर खुद खरीद लूंगा। और नॉर्मली वो बैंक्स होते हैं जो आपको अंडर राइटिंग की फैसिलिटी देते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जी, अंडर राइटर को फायदा क्या हुआ? उसको दो फायदे होते हैं जी। नंबर वन, जब हमें ज़रूरत है पैसों की, वो क्या करेगा जी, हम यानी हमने कहा हमने 1 लाख तक अमाउंट इकट्ठी करनी है कैपिटल की और जनरल पब्लिक के थ्रू करनी है, बट जनरल पब्लिक के थ्रू जब वो इकट्ठी नहीं हुई तो हमने बैंक का तरला मारा, हमने उसको रिक्वेस्ट करनी है। बैंक हमें एप्लीकेशन नहीं देगा, बैंक ने सीधा सीधा हमें पैसे देने हैं और हमने उसको अपने शेयर्स इशू कर देने हैं। अब वो कहता है जी, मैंने कहा बैंक को दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या होगा जी, वो जब हमें अंडर राइटिंग की सर्विसेज देगा तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। मैंने पहले भी कहा हुआ है, बैंक कभी किसी का सगा नहीं होता, बैंक हमेशा एक हाथ से देता है तो दूसरे से लेता जरूर है। तो बैंक क्या करेगा जी, अगर हमें वो अंडर राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो हमसे अंडर राइटिंग की कमीशन लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जी कि बैंक वो शेयर्स रख के करता क्या है? तो बैंक ये करता है कि जितनी देर तक तो उसे लगता है जी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो शेयर्स वो अपने पास रखता है और अगर उन पे डिविडेंड आ रहा है तो हर साल उन पे डिविडेंड भी लेता जाएगा, मतलब उसकी डबल इनकम होगी। थर्ड पॉइंट ये है जी कि अगर आपकी आज पार वैल्यू 10 रुपये थी शेयर की जिस दिन बैंक ने खरीदा था, और 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई है और वही शेयर 20 रुपये 30 रुपये का मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो बैंक हमेशा उसको आगे सेल आउट कर देगा, जनरल पब्लिक को ऑफर कर देगा और कहेगा जी ये शेयर्स आप इस कंपनी के खरीद ले। अंडर राइटिंग किस केस में होती है? जब आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन होगी, और अंडर राइटर हमेशा वो इदारा, शख्स या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह लें, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है, जो कि कंपनी को ये गारंटी देती है कि अगर जनरल पब्लिक ने आपके शेयर्स नहीं खरीदे तो मैं आपके सारे शेयर्स परचेज कर लूँगा। यानी कंपनी के दो फायदे हो जाते हैं जी, एक तो वो नुकसान से बच जाती है, दूसरा उसका जो रिक्वायर्ड कैपिटल की अमाउंट है वो भी पूरी हो जाती है। कहते हैं जी, इन सारे सिनेरियोज के बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में सोचना है नहीं कितने वापस करनी है, अंडर सब्सक्रिप्शन देख ली, अंडर राइटर है अगर तो यदि ज़रूरत उसकी पेश आती तो वो भी आ गया। तो वो कहते हैं जी, ये सब करने के बाद या ये सब देखने के बाद आप उन सारी एप्लीकेशंस की जो कि आपको मिली हैं, हो सकता है वो पर्सन वाइज हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे भी तो शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कंपनी ने उनकी एक दफ़ा स्क्रूटनी करनी है कि कोई ऐसा फ्रॉड, दो नंबरी तो नहीं है, पैसे जाली तो नहीं है, वो फलां, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो देखने के बाद क्या करते हैं जी, जिनको शेयर इशू करने हैं, मतलब जिन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट आपने उनको अपना कैपिटल देना है या उनको अपनी कंपनी का मेंबर बनाना है, आप उनको एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देते हैं जो कि ये गारंटी देता है जी कि आज से आप कंपनी के मालिक हैं, यानी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। असल काम जो हमने करना है जी, वो हमने एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर। तो पहली स्टेज क्या थी जी कि आपको एप्लीकेशन रिसीव होंगी और साथ ही साथ बैंक अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। सेकेंड स्टेज में आपने क्या करना है जी, उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट जितने भी आपके मतलब पैसे हैं उनको आपने अपना शेयर होल्डर बना लेना है, उन एप्लीकेंट्स को अपना ओनर बना लेना है और उनको कैपिटल इशू या शेयर इशू कर देने हैं। पहली जो एंट्री है जी, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए मैंने कहा आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन आएंगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों है जी, ये लाइबिलिटी है हर तरह से, यानी एप्लीकेशन जब तक आपका कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होती, यानी आपके शेयर होल्डर नहीं बनते, तब तक भी वो आपकी लाइबिलिटी है। और दूसरी रीज़न कि अगर आप उनको अपना कैपिटल या शेयर होल्डर नहीं बनाते तो आपने ये उनके पैसे कभी ना कभी वापस करने हैं। इसीलिए आपके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हर सूरत में आपकी लाइबिलिटी है, चाहे आप उनको कैपिटल बनाएं चाहे कैपिटल ना बनाएं, यानी उनको अपना शेयर होल्डर बनाएं या ना बनाएं, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा। अब सेकेंड एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ख़त्म क्यों कर रहे हैं जी, हमने कहा पहले ये लाइबिलिटी थी एप्लीकेशंस की, हम इन्हीं एप्लीकेशन वाली लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू शेयर कैपिटल, यानी हमने अब एप्लीकेशंस को रिमूव करके उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लिया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हम अगर खाली कैपिटल लिखते हैं तो हमें ये ना पता चलता कि ये कंपनी का अकाउंट है या दूसरा, इसीलिए आपके
जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आपके अकाउंटिंग एंट्रीज पास होंगे उसमें कैपिटल के बजाय शेयर कैपिटल ही लिखा जाएगा। इन दो एंट्रीज में दोनों को कोई मसला हो तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने कैसे वापस करने हैं वो भी देखना है, और अंडर राइटर को कैसे इशू करना है। जी, इन दो एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम? नो मिस। समझ लग गई है क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? ठीक है जी, आगे जो हमने दो सिनेरियोज पढ़े हैं वो थे जी आपके ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में है जी वो केस जब आपको एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो गई हैं। ये आगे क्यों नहीं हो रहा? ओके जी, आपकी लास्ट वाली दो एंट्रीज उसने कहा जी एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने ये कहा जी जब आपको आपके ऑफर्ड शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तब आपने वो एप्लीकेशन वापस कर देनी है और साथ ही साथ उनके पैसे भी वापस देने हैं। तो ये है जी फर्स्ट सिनेरियो जिसमें आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। आपकी एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री सेम रहेगी, आपको बैंक में पैसे आएंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन रिसीव होंगी, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एप्लीकेशन हमारी लाइबिलिटी हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड वाले में जिनको हमने शेयर इशू कर दिए हैं उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, यानी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट ख़त्म, उतनी अमाउंट से जिनको हम शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ जिनको अलॉट कर दिए वो कंपनी का कैपिटल, तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब इनको जब हम क्वेश्चन में करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन है अंडर सब्सक्रिप्शन है तो इन एंट्रीज की ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। जिनके हमने पैसे वापस करने हैं और एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन भी गई और साथ ही साथ हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे भी चले गए। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होना है जी, आपके बैंक में अकाउंट आई सॉरी बैंक अकाउंट में पैसे आए यानी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई तो वो अकाउंट क्रेडिट। कहता है जी जितनी अमाउंट्स या जितनी एप्लीकेशन आप आई हैं अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, हमने 80,000 के 80,000 को कर दिया शेयर इशू यानी कैपिटल शेयर इशू कर दिए तो वो कंपनी का शेयर कैपिटल बन गया। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट और 80,000 की अमाउंट से शेयर एप्लीकेशन डेबिट। उसके बाद वो जो 20,000 की अंडर सब्सक्रिप्शन थी हमने रिक्वेस्ट करनी है। अब याद रखना अंडर राइटर कभी भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे। अंडर राइटर वो शख्स है जिसने सिंपली आपको पैसा देना है और आपने उसको शेयर अलॉट कर देने हैं। तो ये इशुएंस ऑफ शेयर्स टू दी अंडर राइटर्स की एंट्री है कि वो बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे और हमने उनको फ़ौरन से अपना शेयर कैपिटल बना लेना है। यहाँ तक कोई मसला? मुझे जल्दी से बता दो ताकि मैं एग्जांपल देके तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझा दूँ। इकरा तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो तुम कर रही हो। तुम्हारी बुक में इलिस्ट्रेशन होगी, उस इलिस्ट्रेशन को पढ़ो जल्दी से। तो खोली हुई है बुक। अच्छा, जल्दी से पढ़ो इलिस्ट्रेशन। जल्दी के मैं फिर अपनी किताब से पढ़ दूँ जो मेरे पास है, उसमें और हुई ना तो फिर रोटी का ना बैठ के। प्रॉब्लम करूँ पहले? प्रॉब्लम नहीं, इलिस्ट्रेशन पढ़ दो, प्रॉब्लम पढ़ दो, प्रॉब्लम पढ़ दो तुम। मुझे एक्सप्लेन करनी है एंट्रीज कैसे पास करनी है।
अच्छा Suhail Ltd was registered with an authorized capital rupees 40 lakh divided into 40,000 ordinary shares of rupees 10 each. The company हाँ issued जी, उसने 10 रुपीज ईच कैसे निकाला? उसने उस 40 लाख को the company हाँ 40 लाख को 40,000 से डिवाइड किया तो पर शेयर वैल्यू 10 रुपए आ गई। आगे बताओ क्या किया कंपनी ने? The company issues 2 lakh ordinary shares to general public for subscription at par value on 1st July 2016. Subscription date मिस was finished 40 at लाख है 15th और July 4 लाख है। जो भी है वो 10 रुपए ही बनते हैं। तुम पढ़ो और फिर जल्दी से। उसने 2 लाख रुपए की ऑफर की कि 2 लाख रुपए के शेयर सब्सक्राइब कर लें। जनरल पब्लिक ने क्या किया फिर आगे से? सो जाती हो तुम दोनों? pass entries in the books of company. किसके लिए? If application for 2 lakh share was received, हाँ share जी, were shares क्या हाँ हाँ, शेयर्स वर issued by the shares were company। allotted on 31st July 2006. बस ये एक ही है। अब वो कहता है कि दो सिर्फ हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज पास होंगी। मैं पहले 2 लाख वाली करवा रही हूँ। उसने कहा है जी एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या थी? उसने कहा है जी ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट 1 जुलाई को उसने ऑफर की है। लास्ट डेट क्या है सब्सक्रिप्शन की? 15 जुलाई। हमने यहाँ पे वो डेट लिखनी है जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, यानी 15 जुलाई तक उसे कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 2 लाख रुपए की। तो 15 जुलाई 2010 मैंने कहा एप्लीकेशन जब भी रिसीव होंगी आपका कैश नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? उसने कहा जी 2 लाख रुपए। अब मैं यहाँ 2 लाख शेयर्स हैं तो कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अमाउंट इसकी कैसे निकालेंगे जी? कंपनी ने ऑफर किए हैं 2 लाख रुपए शेयर्स और पर वैल्यू शेयर कितनी है? 10 रुपए। तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे? 20 लाख रुपया। यहाँ तक कोई मसला हो तो जल्दी से पूछो। कंपनी के अकाउंट में पैसे कैसे? उसे कहा जी 2 लाख शेयर ऑफर कर रहा है पार वैल्यू पे। तो पार वैल्यू उनकी क्या थी? 10 रुपए। मैंने 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए 20 लाख रुपए। और ये पैसे किसके अगेंस्ट आए हैं जी? हमें मतलब हमारी लाइबिलिटी कौन सी हो रही है क्रिएट? शेयर एप्लीकेशन के नाम की। कहते हैं जी ये आ गया आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे जी अमाउंट इसकी भी कितनी आएगी? 20 लाख रुपए की। और इसकी नरेशन में हम लिखेंगे जी शेयर एप्लीकेशन। इस एंट्री में कोई मसला? आपने क्वेश्चन करते हुए ये एंट्री को ऐसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद वो कह रहा है जी ऑन द सेम डेट ही उसने क्या किया कि शेयर अलॉट कर दिए, बल्कि सेम डेट नहीं, 31 जुलाई 2010 को 31 जुलाई 2010 को उसने शेयर इशू कर दिए। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन उसने कहा जी 2 लाख के 2 लाख शेयर इशू कर दिए, ये लाइबिलिटी थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वाली। अब ये लाइबिलिटी आपके पास से ख़त्म हो रही है, यानी आप इसे ख़त्म करके क्या कर रहे हैं? अपना कैपिटल बना रहे हैं, यानी अपने मालिक बना रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ जब भी डिक्रीज होंगी क्या होंगी? डेबिट।
मैंने इस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, और इसकी जगह क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया है जी, मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट इधर भी 20 लाख, और आपकी क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट 20 लाख। आप क्या करेंगे जी, अब यहाँ लिख देंगे जी अलॉटेड हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला, बस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। इसकी हमने बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन वो बैलेंस शीट भी बहुत आसान होगी, वो हम थर्सडे को जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें करेंगे। इसमें कोई मसला हो, सिंपल पार पे वैल्यू पे इशू करने का, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का केस ना हो, तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज पास करनी है तुमने सवाल की, और 10 नंबर का सवाल, अल्लाह अल्लाह खैर से। इसमें कोई मसला, 2 एंट्रीज हैं। नहीं। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन में तुम्हारी बुक में शायद उसने बी पार्ट भी दिया हो कि जी एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड है, कोई इससे अगला क्वेश्चन होगा, देखो। जी है। ठीक है जी। अब 2,30,000 के केस में मैं ये एक लाइन छोड़ रही हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जी। ये केस है, आपने ऑफर किए थे 2 लाख शेयर, और अब आपको एप्लीकेशन आ गई हैं 2,30,000 की, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। डेट क्या थी जी आपकी लास्ट सबमिशन की, 15 जुलाई। हमने कहा जी 15 जुलाई 2010 को आपको एप्लीकेशन आई, यानी आपके बैंक अकाउंट में एक तो पैसे आए, कितने, कहते हैं जी अब आपको लोगों ने 2,30,000 एप्लीकेशन भेजी हैं, तो 2,30,000 ही हमारी एप्लीकेशन आई हैं, और पार वैल्यू कितनी थी हर एक मतलब एप्लीकेशन की, 10 रुपये। अब आपको 20 लाख की बजाय कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट में हमेशा उतने पैसे आएंगे जितने आपको जनरल पब्लिक ने ऑफर किए हैं या जनरल पब्लिक ने जमा कराए हैं। वो कहता है जी एप्लीकेशन आई हैं 2,30,000 की, और वो भी पार वैल्यू पे, यानी 2,30,000 की एप्लीकेशन के अगेंस्ट अब आपको 23 लाख रुपया बैंक में आ गया है। और साथ ही साथ क्या हाँ आई हैं आपके पास एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी कितने की हैं आपकी, आ गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें भी कितने पैसे आए जी आपके, 23 लाख। और नरेशन में आ जाएगा जी एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब वो कहता है जी 31 तारीख को ने क्या किया, एप्लीकेशन के अगेंस्ट शेयर इशू कर दिए। आपके जो 2 अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे वो तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल ही हैं, लेकिन अब उसकी अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे। उसने कहा जी आपकी कंपनी की लिमिट कितनी है शेयर इशू करने की, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। तो कंपनी 2 लाख से ज़्यादा के शेयर फ़िलहाल इशू नहीं कर सकती, वो जो 30,000 रुपये हैं वो हमें वापस करने होंगे। तो हमने कितनों को शेयर इशू करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख एप्लीकेशन के अगेंस्ट, और 2 लाख के अगेंस्ट जब 10 रुपये का पार वैल्यू पे एसेट हम ये शेयर इशू करेंगे, तो हमारे शेयर एप्लीकेशन कितनी अमाउंट से डेबिट होंगी, 20 लाख से। और साथ ही साथ हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में भी कितने पैसे आएंगे, 20 लाख। तो वो कहता है जी जो ऊपर का 30,000 है वो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स लॉटरी एप्लीकेंट्स। अब
तो कहता है जी इसी तारीख को 31 जुलाई को आपने क्या कर दिया, जो 30,000 थे, अब ये 23 लाख और 20 लाख में 3 लाख का फ़र्क है। तो वो कहते हैं जी वो जो आपको एप्लीकेशन आई थी वो तो आपने वापस करनी है, यानी आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वापस, कहते हैं जी जो उसके बदले में पैसे आए हुए थे आपने वो भी वापस कर देने हैं। इससे क्या हो गया, हुआ अंडरलाइन। असद भाई ने मुझे बताया था कि सैलरी है। हाँ जी जी, ये आपका जो बैंक अकाउंट है ये क्या हो जाएगा अब क्रेडिट। और ये क्रेडिट कितनी अमाउंट से होगा, हमने कितनी एप्लीकेशन वापस करनी है जी, 30,000 ईच। आपकी जो वैल्यू है शेयर की वो 10 रुपीज़ है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये अमाउंट बनेगी आपकी 3 लाख रुपए। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, यानी एक दफ़ा वो 23 लाख से डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है, और इधर डेबिट में भी एक दफ़ा 20 लाख है, एक दफ़ा 3 लाख है, यानी हमारी बुक ऑफ अकाउंट से अब एप्लीकेशन सारी की सारी ख़त्म हो गई है, या तो उन लोगों के पैसे वापस चले गए हैं या वो हमारे शेयर होल्डर्स बन गए हैं। इसको कहते हैं जी मनी रिफंडेड। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट, मेंटर सब्सक्रिप्शन की हम नेक्स्ट एंट्रीज कर लेंगे। इसकी पिक्चर लेनी है तो जल्दी से ले लो, हमारे लेक्चर का टाइम पहले ही ओवर हो गया होगा। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों में से?